अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं सर्वे का लेक्चर नंबर 8 जो कि हम स्पेशली कोर्स हैं जेके एसएसबी जेई के लिए और यहाँ पर जो ए का एग्जाम होता है उसके लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेंजिंग क्या होता है। ये जो रेंजिंग ये होता है ये एस्टैब्लिशिंग जो भी हमने चेनेज लास्ट टाइम सीखा था चेनेज कर रहे थे। अगर ये 2 पॉइंट्स है इन 2 पॉइंट्स के बीच में हमें कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ढूँढना है, कोई बीच में से कोई पॉइंट ढूँढना है। ये लाइन तब होती नहीं है, ठीक है? ये पॉइंट और ये पॉइंट इनमें से एक इस इन दोनों लाइनों में से यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में से एक पॉइंट ढूँढना होता है, जो इसी लाइन पर लाई करेगा यानी कि इसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। उसी को बोलते हैं हम मतलब एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है? इन पर इसी लाइन पर कहीं पर पॉइंट ढूँढना उनको हम बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं रेंजिंग। While we are measuring distance from one terminal to another terminal station, यहाँ पर one terminal to another वही लिखा है यहाँ पर। If length is less than the length of chain or tape, then there is no difficulty। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 20 मीटर चेन है लेकिन जो हमने सर्वे लेंथ थी वो खाली 15 मीटर है, तो हम यहाँ से यहाँ तक जो चेन रखे थे उसमें से कहीं पर हम डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट। लेकिन जब हमारी सर्वे लाइन 40 मीटर 50 मीटर 100 मीटर होगी तो हमारी चेन लेंथ से बड़ी होगी, तब हमारे लिए डिफिकल्ट होता है इंटरमीडिएट पॉइंट ढूंढना। इसलिए इंटरमीडिएट पॉइंट कैसे ढूंढते हैं हम उसके लिए 2 मेथड्स हैं, ठीक है? बट इफ वी मेजर द डिस्टेंस दैट इज मोर देन बाय द टेप लेंथ, then we establish some intermediate points in the line joining the terminals before we start चेनिंग, ठीक है? चेनिंग स्टार्ट करने से पहले हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ये हमारे पास 3 स्टेशन है, लेकिन हमको सर्वे करना है कि हमको पहले ढूंढना है एक इंटरमीडिएट पॉइंट जो इन दोनों स्टेशन के बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट होगा। ये कब ढूंढते हैं? जब चेनिंग स्टार्ट करने से पहले ही ढूंढते हैं हम, ठीक है? अगर थोड़ी छोटी सी लेंथ होगी फिर तो हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, लेकिन जब चेन लेंथ से ज्यादा होगा तब हमें ये जरूरी होता है कि डिफिकल्ट होता है ढूंढना कि इंटरमीडिएट पॉइंट। इसलिए इसमें हम कैसे ढूंढते हैं, या तो हम डायरेक्ट अगर विजिबल हो गए दोनों पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल अगर दोनों पॉइंट विजिबल होंगे, एक रखेगा इधर स्टॉप एक रखेगा इधर और फिर दिखेगा स्ट्रेट लाइन से, और यहाँ पर एक और बंदा रखेगा बीच में, वो बोलेगा हाँ इसी लाइन में अगर वो आ रहा है, अगर वो इसी लाइन में आ रहा है तो हम बोलेंगे हाँ पॉइंट एक आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये वाला मेथड जो है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड रेंजिंग के। अब देखो ये रेंजिंग के 2 टाइप्स है। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा है? अब रेंजिंग होता है कि कोई भी पॉइंट ढूंढना सर्वे चेन पर मतलब इस स्टेशन के बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट ढूंढना कहीं पर भी, और वो कब ढूंढते हैं? चेनिंग स्टार्ट करने से पहले। इसके 2 मेथड से एक होता है डायरेक्ट रेंजिंग, एक होता है इनडायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है? अब हम पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट रेंजिंग। देखो अगर ये पॉइंट देखो ये इंटरविजिबल है, इंटरविजिबल अगर हमें ए और बी 2 पॉइंट से यहाँ तक हमें चेनिंग करनी है, यहाँ से यहाँ तक, तो हमें इन दोनों में बीच में से ये अनड्यूलेशन ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन थोड़ा अनड्यूलेटेड लैंड है। लेकिन ये जो स्टेशन ए है यहाँ पर ए ना आसानी से बी को देख सकता है। ये किस में होता है? यानी कि ए आसानी से बी ऑब्जर्वर को देख सकता है, ये होता है डायरेक्ट रेंजिंग में। इसमें कोई भी इंटरविजिबिलिटी नहीं होती है, मतलब इसमें दोनों जो ऑब्जर्वर हैं वो विजिबल होते हैं, ठीक है? तो इसमें अगर बीच में पॉइंट ढूंढना हो तो सीधा देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेट से हाँ ये इस लाइन के बीच में आ रहा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ग्राउंड ऐसे होगा, यहाँ पर एक स्टाफ होगा और यहाँ पर एक स्टाफ होगा, बीच में ऐसा ग्राउंड लेवल ऊपर है, तो ये देख सकता है इस वाले लाइन को, ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जर्वर को देख सकता है जो बी पर है? नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट रेंजिंग। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि रेंजिंग से क्या हो, मतलब ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये जो है रैपिड स्वेपिंग, देखो दूर होते हैं ना तो वहां पर आवाज नहीं लगाते, लेकिन हम कैसे हम हाथों से साइन इशारा उनको देते हैं कि कहाँ पर जाना है, लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड। देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर बंदा यहाँ खड़ा होगा, हमें इंटरमीडिएट पॉइंट ये वाला पॉइंट ढूंढना है, तो ये वाला ऑब्जर्वर इसको बोलेगा थोड़ा इस साइड आ जाओ। वो कैसे बोलेगा? वो आवाज देकर नहीं बोलेगा, बल्कि हाथों को ऐसे मूव कराएगा, लेफ्ट हैंड को मूव कराएगा, राइट हैंड को मूव कराएगा, वही बोल रहे। देखो रैपिड स्वेप होता है जब विद टाइट हैंड, यानी कि रैपिड स्वेप विद टाइट हैंड, ऐसे ऐसे हाथ को जल्दी जल्दी घुमाना, जैसे ये घुमा रहा है। देखो इसका जो राइट हैंड है, राइट हैंड ये इसको टाइटली घुमा रहा है, इसका मतलब हमें मूव करना है कंसिडरेबल इन द डायरेक्शन टू योर लेफ्ट। अगर ये यहाँ पर राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड, अगर ये देखो ये हमें लेफ्ट दिख रहा है लेकिन ये हमारी तरफ फेस कर रहा है, इसका क्या होगा? ये राइट हैंड।
अगर ये लेफ्ट हैंड को जोर से घुमा रहा है, ऐसे 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 तो घुमा रहा है जोर से, इसका मतलब हमें लेफ्ट की तरफ जाना है, यानी कि अगर यहाँ पर होंगे हम तो हमें इस साइड मूव करना है। ऐसे अगर वो स्लो स्वीप करता है विद राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड से वो स्लोली स्लोली, यहाँ पर देखो वो स्लोली स्लोली क्या कर रहा है, उसको मूव करा रहा है स्लोली स्लोली, ऐसे 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 स्लोली स्लोली। तो हम फिर स्लोली कहाँ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ, यानी कि धीरे से थोड़ा सा हम लेफ्ट चलेंगे। ऐसे ही अगर राइट आर्म एक्सटेंडेड होगी, यानी कि फुल एक्सटेंड होगी, उसका मतलब हमको कंटिन्यू मूव करना है टुवर्ड्स लेफ्ट। ऐसे ही राइट आर्म अगर अप एंड मूव टू द राइट होगी, तो हमें इसका मतलब प्लम बॉब जो है वो रॉड टू योर लेफ्ट, यानी कि वो रॉड के लेफ्ट साइड से। ऐसे ही हम अपोजिट डायरेक्शन, जैसे लेफ्ट हैंड में ऐसे ही हो गई 4 पॉइंट पॉइंट, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड से इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, फिर राइट साइड से हमको जाना है। लेकिन एक याद रखना ये वाला पॉइंट, जब बोथ हैंड्स अबव द हेड होंगे तो उस टाइम जो रेंजिंग है वो करेक्ट होगा, यानी कि उस टाइम ये पॉइंट या ऑब्जर्वर होगा वो इस लाइन पर, इंटरमीडिएट लाइन पर आएगा। तो ये हम सर्विंग रेंजिंग के दौरान करते हैं, जब चेन सर्व हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पहले एक क्लॉकवाइज देखो रेंजिंग, मैंने पहले ही बोला, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पॉइंट है, देखो इस ऑब्जर्वर को, जो ए ऑब्जर्वर है इसको बी आसानी से नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके बीच में देखो देखो एक अनडुलेटेड, यानी कि हम बोल सकते हैं कोई लैंड एरिया आ गया, ऊपर से हिल आ गया, तो ठीक है। तो इस वक्त जो हमारे लिए पॉइंट ढूंढना है वो मुश्किल होता है, क्योंकि एक ए ऑब्जर्वर बी को नहीं देख सकता, इधर ए ऑब्जर्वर बी को नहीं देख सकता क्या आप इधर आ जाओ, क्योंकि वो देख नहीं पाता है उसको। लेकिन इसमें क्या है, हम इधर फ्लैग लगाते हैं ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर भी फ्लैग लगाता है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट रेंजिंग में कितने आदमी चाहिए थे हमें, 2 आदमी। और इधर भी हम देखेंगे, इधर भी हमें डायरेक्ट रेंजिंग जो पर्सन ऑब्जर्वर्स हमें चाहिए थे, डायरेक्ट रेंजिंग में 2 चाहिए थे। अब इसमें भी देखेंगे, इसमें भी कितने ही चाहिए, 2। इनडायरेक्ट रेंजिंग में भी 2 चाहिए। देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ठीक है, और एक पॉइंट बी है। हम 2 ऑब्जर्वर होते हैं, एक ऑब्जर्वर क्या होता है, सपोज कर वो इंटरमीडिएट, यानी कि इसी लाइन के ए और बी के इसी नजदीक लाइन, हमें पता चलेगा ना, थोड़ा सा आइडिया होगा ना, मैं स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रेट लाइन के पास से एक इधर, लेकिन ये जो एक M1 ऑब्जर्वर यहाँ पर है, एक N1 ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये जो M1 ऑब्जर्वर है ये आसानी से देख सकता है एक N1 को भी और B को भी, यानी कि ये N1 को भी, ये जो N1 ऑब्जर्वर होगा और जो बी पर फ्लैग लगा है उसको भी आराम से देख सकता है। और ये जो एन ऑब्जर्वर ये M1 को भी देख सकता है आराम से, और इस ए पॉइंट को भी आराम से देख सकता है। आया यहाँ पर तक समझ आपको। लेकिन बी पॉइंट और ए पॉइंट आप एक दूसरे को नहीं देख सकते। ए आराम से M1 को देख सकता है और N1 को, और ऐसे N1 यहाँ पर कोई लगाई आदमी होगा ही नहीं, क्योंकि वो दोनों आदमी जो 2 ऑब्जर्वर होंगे वो M1 पर खड़ा होगा और दूसरा N1 पर, इसलिए यहाँ पर भी 2 पर्सन को निकाले। देखो आप क्या कर रहा है, ये जो M1 है ये बी की तरफ देख रहा है और ये S1 को बोल रहा है कि आप इस यहाँ की तरफ शिफ्ट करो, यहाँ की तरफ शिफ्ट करो, जब तक ये N1 और B1 सेम लाइन में आएंगे, ठीक है। ऐसे अभी तक इसने ए की तरफ नहीं देखा। अब ये N2 है ना, ये N2 क्या कर रहा है, ये बी पॉइंट ए पॉइंट को देख सकता है, ये आप इस M1 ऑब्जर्वर को बोल रहा है आप नीचे आ जाओ थोड़ा, जब तक इस लाइन में आ जाओ, ताकि मुझे ए और बी पॉइंट सेम, यानी कि एक ही लाइन में दिखे। तो यहाँ पर ये आता है M2 यहाँ पर शिफ्ट करता है। ऐसे ही अब क्या कर रहा है, अब M2 इसको फिर से बोल रहा है थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाओ, लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाए, तो ये नीचे हो जाता है, तो ये इसको फिर N3 भी दिखता है और ये भी दिखता है। ऐसे ही अब ये N3 ऑब्जर्वर ये M2 को बोल रहा है आप थोड़ा नीचे आ जाओ, ये नीचे आ जाता है जब तक ये पॉइंट ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, जब तक एक को एम भी, यानी कि एम से हम ए भी देख सकते हैं, एम को एन भी देख सकते हैं और एन को बी भी देख सकते हैं, ठीक है। जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे तब हम बोलते हैं कि इनडायरेक्ट रेंजिंग, यानी कि ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स 2 होंगे, ठीक है। इसमें भी कितने ऑब्जर्वर आए हमारे, तो इसमें भी ऑब्जर्वर जो थे वो टोटल 2 थे, ठीक है। पहले में देखो इसमें भी यही कह रहा है कि फ्रॉम स्टेशन सी से डी भी दिखेगा और बी भी दिखेगा, डी भी दिखेगा और देखो बी और डी आर विजिबल, बी तो डी भी विजिबल होगा, और डी पॉइंट से क्या है सी और ए विजिबल होगा, ये तभी काम करेगा, ठीक है ये पॉइंट। और इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड भी, रेसिप्रोकल मेथड भी, रिपीटेड अलाइनमेंट
मेजरमेंट ही बोलते हैं। अब हम थोड़ा इसको फिर से करेंगे। देखो अब हमको पढ़ना है करेक्शन, जो भी हम अभी तक चेंज कर रहे थे, अब हम उसमें करेक्शंस पढ़ेंगे। क्या-क्या करेक्शंस हमको लगता है कभी-कभी अगर चेन की लेंथ ज़्यादा होगी या कम होगी, कुछ एरर्स आएँगे तो हम कैसे वो पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो चेन में हम करेक्शंस पढ़ेंगे, चेन में 2 करेक्शंस हम देखेंगे। एक तो करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइज़ेशन और करेक्शन फॉर स्लोप, और जो बाकी करेक्शंस पढ़ेंगे हम स्टैंडर्डाइज़ेशन, देखो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये चेन और टेप में दोनों में है, चेन और टेप में है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि अगर 20 मीटर की चेन होगी या टेप 20 मीटर का, हम पहले उसको देखते हैं 20 मीटर है कि नहीं, ठीक है? चेक करते हैं। तो ऐसे ही इसमें करेक्शन फॉर स्लोप भी करते हैं, टेप में करेक्शन फॉर स्लोप भी करते हैं, करेक्शन फॉर पुल भी करते हैं, करेक्शन फॉर सॉक भी करते हैं, टेम्परेचर की वजह से, मीन सी लेवल की वजह से और मिसअलाइनमेंट की वजह से भी करते हैं, ठीक है? अब हम पहला पढ़ते हैं कि करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे करेक्शन चेन से टेप, हमने ऑलरेडी देखा था, जो करेक्शन हम टेप के लिए पढ़ते हैं और चेन के लिए भी, ठीक है? उसके बाद ये टेप देखो स्टैंडर्डाइजेशन और स्लोप के लिए जो एरर है ये दोनों के लिए, टेप के लिए और चेन के लिए भी, ठीक है? अब देखो, अब हम निकालेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। देखो पहले हमारे पास सपोज करो हमारे पास अभी जो चेन है हमारे पास अवेलेबल है, टेप उसकी लेंथ है 20 मीटर, कितनी है? यानी कि स्टैंडर्ड हमने जो चेन ली, यानी कि मीटर चेन 20 मीटर चेन हमने ली, कितनी ली? 20 मीटर चेन। हमने हम जाके गए और फील्ड में गए, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट से ऐसे मेजर किए, यहाँ पर ये एक ए पॉइंट था और यहाँ पर बी पॉइंट था, तो यहाँ पर हमारी चेन खत्म हो गई, ठीक है? यहाँ पर यहाँ पर लीडर था, यहाँ पर फॉलोअर था, तो चेन खत्म हो गई। अब यहाँ बी पॉइंट पर कितनी मेजर करेंगे हम फिर? 20 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है डिस्टेंस? 20 मीटर, क्योंकि चेन यहाँ पर खत्म हो गई, इसका मतलब 20 मीटर चेन ली थी हमने, तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी रीडिंग लिखी कि हम बी पॉइंट है 20 मीटर। उसके बाद हम फिर से यहाँ तक चले आगे, तो सी पॉइंट पहुंचे, तो फिर से यहाँ पर चेन खत्म हो गई, जो फॉलोवर था वो यहाँ पर पहुंच गया और यहाँ पर 20 मीटर चेन की थी, तो यहाँ से फिर से 20 मीटर, टोटल कितना हमने मेजर किया वैल्यू? 40 मीटर, यानी कि जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है वो 40 मीटर है। लेकिन उसके बाद हम आए, हमने क्रॉस चेक किया, जो हमारी चेन थी वो 19 मीटर थी, कितनी थी? 19 मीटर। समझो जो पहले 20 मीटर थी, हमने क्रॉस चेक किया, इतना एरर नहीं होता, लेकिन हमने देखा तो वहां पर जो चेन थी वो 19 मीटर ही निकली, लेकिन हम तो वापस आ गए। इसका मतलब जो यहाँ से ए से बी तक हमने जो डिस्टेंस एक्चुअल मेजर की थी वो तो 19 मीटर ही होगी ना फिर। देखो हमने बोला था ये 20 मीटर है, हमें पता था कि चेन जो है हमने 20 मीटर स्टैंडर्ड चेन लिए, उसकी लेंथ होती है 20 मीटर, लेकिन जब हमने चेक किया था किसी कारण, किसी एरर के कारण, या हम बोल सकते हैं उसमें कुछ नुकसान, मतलब ऐसा हुआ है कि वो खराब हो गई है, तो वहां पर 19 मीटर ही आ गया। तो फिर हमने जब फिर से दूसरी रीडिंग, वो भी 19 मीटर ही होगी, तो यहाँ पर जो टोटल रीडिंग आएगी हमारी वो 38 मीटर होगी। ये जो रीडिंग होगी ये हमारी ट्रू वैल्यू होगा। एक्चुअली में ट्रू वैल्यू है ना, क्योंकि हमारी चेन जो है वो 19 मीटर ही थी। हमने क्या सोचा था? हमने यहाँ पर सोचा था कि हमारी जो चेन है इसकी लेंथ 20 मीटर है, स्टैंडर्ड चेन है, तो इसकी 20 मीटर होगी। टोटल हमने देखा था मेजर वैल्यू 40 मीटर, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारा जो वैल्यू आया है 40 मीटर, एक्चुअल में कितना है? जो हमारे पास एक्चुअल में भी है वो कितनी है? ट्रू वैल्यू इसका कितना है? 38 मीटर। इसका मतलब हमने एक्स्ट्रा कितना मेजर किया था? यहाँ पर 2 मीटर। कितना एक्स्ट्रा किया था मेजर? 2 मीटर। इसका मतलब हमें पता है एरर जो है वो 2 मीटर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं हम, जो एरर होता है वो होता है बराबर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है? मेजर्ड वैल्यू कितना आया? 40 मीटर, ठीक है? और ट्रू वैल्यू कितना आया? 38। इसका मतलब हमें 2 मीटर जो है ये एक्स्ट्रा मेजर किया। इसका मतलब हम करेक्शन कैसे करेंगे? करेक्शन अब जो लगाएंगे हम, वो लगाएंगे हम -2 मीटर, क्योंकि हमको पता है करेक्शन होता है एरर के अपोजिट। यहाँ पर भी हम पता लगा सकते हैं। हमने कितना मेजर किया था? ये एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक कितना बोला था? 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 20। तो ये कितना बोला था? तो आपने पहले बोला था ये 40 मीटर, लेकिन जब हमने देखा था हमारी चेन ही गलत थी, तो वो तो एक्चुअल में 19 मीटर ही चेन थी। हम तो 20 मीटर का, हम तो एक्चुअल में 19 मीटर यहाँ से यहाँ तक मेजर कर रहे थे, मगर लिख रहे थे कितना? 20 मीटर। तो फिर हमने जब वापस ऑफिस में या कहीं पर आए, तो हमने ऑब्जर्व किया था चेन 19 मीटर थी। इसका मतलब जो रीडिंग है ये ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी? 2 मीटर। इसका मतलब अगर हमें ट्रू वैल्यू अब निकालना होगा, हम इस 40 मीटर को कितने से माइनस करेंगे? -2 मीटर से, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। या करेक्शन हम बोल सकते हैं, अगर ये मेजर्ड वैल्यू है, करेक्शन इसका अपोजिट होगा, करेक्शन होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है?
यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम यही चीज़ हम पढ़ेंगे अब फ़ॉर्मूला के थ्रू, ठीक है? यही फ़ॉर्मूला के थ्रू हम पढ़ेंगे अब। देखो, अब इट इज़ कॉल्ड ए करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ भी इसको कहते हैं, एब्सोल्यूट लेंथ के लिए भी इसको करेक्शन बोलते हैं हम। एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप इज़ नॉट इक्वल टू द नॉमिनल लेंथ। जो एक्चुअल लेंथ होती है टेप की, जो हम फील्ड में लेते हैं, वो नॉमिनल लेंथ के बराबर नहीं होती है। नॉमिनल लेंथ होती है जो, जैसे हम मानते हैं 20 मीटर की चेन होती है या 30 मीटर की चेन होती है, या हमने गंटर चेन देखा था वो 66 फीट की होती है। ये नॉमिनल लेंथ होती है इन चेन्स की। हम पहले जब फील्ड में मेजर करते हैं तो हम यही मान के चलते हैं कि यही नॉमिनल लेंथ है, स्टैंडर्ड लेंथ है। तो कभी-कभी क्या है, फिर इनकी टेम्परेचर की वजह से या ज़्यादा पुल करने की वजह से इनमें डिस्टॉर्शन होता है थोड़ा, तो ये इंक्रीज इनकी लेंथ हो सकती है, डिक्रीज, ठीक है? तो देखो, अब ये बोल रहा है अगर टेप लेंथ, जो टेप है एक्चुअली शॉर्टर होगा। अगर 20, देखो 20 मीटर की सपोज हमने चेन ली, लेकिन ये हमें आ गई 19 मीटर ही, जैसे अभी हमने देखा। तो हमारा जो एरर आया था वो कितना आया था? एरर एरर हमारा पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, क्योंकि देखो हमारी एक्चुअल लेंथ कितनी है चेन की? 19 मीटर, लेकिन हम कितना डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं वहां पर? वो 20 मीटर है। तो हम ज़्यादा ले रहे हैं डिस्टेंस से कम, हम ज़्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब जो एरर है वो क्या है? पॉजिटिव। लेकिन अगर हमें करेक्ट करना होगा इस रीडिंग को, आप अगर इस रीडिंग को आप करेक्ट करना होगा, हम बोलेंगे नहीं, ये 20 मीटर नहीं है, 19 मीटर है, तो हम -1 करेंगे इसमें। कितना करेंगे? -1। इसलिए जो शॉर्टर, जब शॉर्टर ले ये होगी चेन, तब हम एरर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर लिखा है एरर पॉजिटिव होगा। और जो करेक्शन लगाएंगे हम, करेक्शन, देयरफॉर करेक्शन विल बी नेगेटिव, ठीक है? जैसे नॉमिनल लेंथ यहाँ पर दिखाए 20 मीटर या 30 मीटर, यहाँ पर दिखाए एब्सोल्यूट लेंथ या एक्चुअल लेंथ उस टाइम होगी वो 19 मीटर होगी, ठीक है? अब देखो, अभी हमने दिखाया था आपको कि हमने मेजर किया था 40 मीटर। वो 40 मीटर हमने तब 40 मीटर हमने मेजर्ड वैल्यू लिया था, यानी कि मेजर हमने किया था। और ट्रू वैल्यू कितना आया था हमें? ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल में था, वो ट्रू वैल्यू कितना था? वो ट्रू वैल्यू था 30। ये हम वैसे भी निकाल सकते हैं। देखो, अगर हमें 30 मीटर ये हमारे पास लेंथ थी, अगर हमें ट्रू लेंथ निकालनी होगी, ट्रू लेंथ मैं ऐसे लिखूंगा, तो मुझे पता है जो 20 मीटर चेन वो कितने बराबर है? वो 19 मीटर के बराबर है। कितनी? जो 20 मीटर लेंथ थी चेन की, वो अब कितने के बराबर है? वो 19 मीटर एक्चुअल लेंथ। इसका मतलब जो 1 मीटर होगा, 1 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ जो 1 मीटर होगा वो 19/20 होगा। कितना? 19/20। अब अगर हमें निकालना होगा करेक्ट लेंथ। करेक्ट लेंथ अभी हमने जो मेजर की थी वो कितनी थी? 40 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर 40 मीटर, जो करेक्ट जो स्टैंडर्ड लेंथ की 40 मीटर होगी वो 19/20 डिवाइड मल्टीप्लाई 40 होगी, ठीक है? तो 40 मीटर देखेंगे हम किसके बराबर होगा? 21, 22 का, तो वो भी 38 मीटर आएगा, ठीक है? जैसे हमने पहले देखा था, अब मैंने आपको ये थोड़ा डेप्थ में दिखाया है कि हम कैसे करते हैं एक्चुअली, क्यों फार्मूला लगाते हैं। इधर हम हमें फिर ये क्या निकला है फिर? ये हमें करेक्ट वैल्यू निकला, जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये करेक्ट वैल्यू निकला। करेक्ट वैल्यू होता है कि कितना है उस टाइम एक्चुअल। एक्चुअल लेंथ क्या होती है? देखो, एक्चुअल लेंथ क्या होती है टेप की, और स्टैंडर्ड लेंथ मल्टीप्लाई जो मेजर्ड वैल्यू किया हमने। आया समझ थोड़ा? देखो, यहाँ पर 19 जो था, ये था एक्चुअल लेंथ, और ये स्टैंडर्ड लेंथ, और मल्टीप्लाई क्या किया? मेजर्ड वैल्यू। ये किसके बराबर आया हमें? ये हमें ट्रू लेंथ के बराबर आया। अगर समझ नहीं आया आया होगा तो आप फिर से रिपीट करो, आपको ये अच्छे से समझ आया। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट सिखाया आपने आपको कि कैसे आता है। अब हम थोड़ा नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे। देखो, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया है कि कौन सी लैंग्वेज किसके बराबर होगी, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर हम देखा करेक्ट लैंग्वेज या ट्रू लैंग्वेज जो बराबर होगी वो मेजर्ड लैंग्वेज, जो मेजर्ड लैंग्वेज किया मल्टीप्लाई इनकरेक्ट लैंग्वेज, जो इनकरेक्ट लैंग्वेज ये 19 मीटर या कुछ होगा, डिवाइड बाय जो हमने सोचा था डिजायर्ड लैंग्वेज वो 20 मीटर के। ये याद रखना। देखो, कभी कभी इनकरेक्ट लैंग्वेज या एक्चुअल लैंग्वेज ऑफ टेप इज यूज्ड, इनकरेक्टली लेंगे या एक्चुअल लेंगे तो टेप जो यूज हुआ है होगा तब, ठीक है? ये मेजर लेंगे जो हमने मेजर किया, और डिजाइनेटेड लेंगे मतलब जो 20 मीटर चेन होती है या 30 मीटर होता है, ठीक है? ये याद रखना। ऊपर ऊपर लिखते हैं वो वाला वैल्यू जितना उसमें एरर आया होता है ना, या 19 मीटर रहती है चेन या 19.5 मीटर रहती है, वो वैल्यू हम इधर लिखते हैं, ठीक है? नीचे हम लिखते हैं हमेशा 20 मीटर, 30 मीटर, जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है। और यहाँ पर हमें करेक्ट वैल्यू निकलता है या ट्रू लेंथ निकलता है। यहाँ से ट्रू लेंथ निकलेगा एक्चुअल लेंथ डिवाइड बाई मेजर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड, ठीक है? फार्मूला है फिर से, अगर एरिया होगा तो उस वक्त यहाँ पर एरिया आएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा।
बस डिफरेंस इतना ही, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी लिखा है ए लेंथ ऑफ ए लाइन इज मेजर्ड विद 20 मीटर चेन। देखो 20 मीटर चेन से हमने लेंथ को ही मेजर की, वो कितनी की हमने, वो 300 मीटर हमने की। कितनी की लेंथ मेजर, 300 मीटर। लेकिन उसने बाद में देखा कि वो 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग थी। इसका मतलब देखो पहले यहाँ पर प्रैक्टिकली समझना है। अगर हमने यहाँ पर ये 20 मीटर चेन ली थी, हमने यहाँ से 1 से 20 मीटर हमने ये मेजर किया। पहले हम कितना मेजर करते, 20 मीटर। लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें, ये जो ए से बी पॉइंट, ये जो चेन थी, ये कितनी थी, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। अच्छे से समझा, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। इसका मतलब ये लेंथ हमने लिखी, ये स्टैंडर्ड लेंथ है। जो जो ए से बी की डिस्टेंस ये अब 20 मीटर नहीं है, ये एक्चुअली में कितना है, 20.1 मीटर। क्योंकि हमने समझा था कि ये जो चेन है ये स्टैंडर्ड लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। लेकिन जब हमने बाद में देखा वो कितनी थोड़ा लॉन्ग थी। इसका मतलब जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच जो हमने मेजर किया था 20 मीटर है, वो उससे ज्यादा होगा। क्योंकि हमें पता नहीं था ये चेन थोड़ी सी इसकी लेंथ जो है इंक्रीज हुई। इसका मतलब जो अभी हमने वैल्यू लिया है, वो जो लेंथ हमने मेजर किया है अभी, वो कितना किया है, 20 मीटर। मगर कितना होना चाहिए था, 20.1 मीटर। ठीक है, लिखा कितना हमने, 20 मीटर, मगर होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए थी, ट्रू लेंथ कितनी है फिर, 20.1। इसका मतलब हमें जो एरर है अभी वो माइनस में चल रहा है, -10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, माइनस, क्योंकि हमने कितना देखा है रीडिंग वो भी 20 मीटर, लेकिन एक्चुअल में कितनी है वो, उससे ज्यादा। इसका मतलब जो है एरर वो नेगेटिव है, या बोल सकते हैं हम एरर जो होता है वो होता है बराबर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यहाँ पर जो मेजर्ड वैल्यू है वो 20 है और -20.1। इसका मतलब एरर जो आया वो 0.1 मीटर आया। इसका मतलब करेक्शन क्या निकालना है, करेक्शन होता है माइनस एरर के बराबर, और वो आएगा 0.1 मीटर। इसका मतलब करेक्शन अभी 0.1 मीटर ऐड होगा। इसका मतलब ये जो मेजर्ड वैल्यू लिया था हमने, इसको हम ऐड करेंगे कितने से, 20.1 मीटर से। ये अभी तक था कि मतलब एरर और करेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा इसको, इससे पहले हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम पहले उसको कंसेप्ट वाइज समझेंगे कि कैसे होता है ये सब। ठीक है, अब देखो ये जो 20 मीटर है, इसके बदले कितना है, 20.1 मीटर असली लेंथ, एक्चुअल लेंथ। यानी कि अब 20 मीटर की जो लेंथ हमने मेजर की है वो एक्चुअल कितने बराबर होगी, 20.1। इसका मतलब जो वन मीटर होगा वो 20.1 मीटर डिवाइड बाई 20 होगा। यानी कि जो हमने तब मेजर की थी पहले लेंथ, वो कितनी बराबर होगी, उसका 1 मीटर कितने बराबर होगा, 20.1। अब अगर हमें मेजर करना होगा 300 मीटर, हम क्या करेंगे, 300 मीटर, वो किसके बराबर, ट्रू लेंगे थे किसके बराबर होगा, 300 मल्टीप्लाई 20.1 डिवाइड बाई 200। यानी कि ट्रू वैल्यू जो होगा, ये ट्रू वैल्यू है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो पहले लिया था, और ये यहाँ पर ट्रू वैल्यू इस साइड। तो यहाँ पर अगर हम जो भी निकलेगा वो 301.5 मीटर। या यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला लगाकर, ये वाला फार्मूला लगाकर, तो यहाँ से भी वही आएगा। ठीक है, अब अगर देखो ट्रू लेंथ है भी 500 मीटर, और जो मेजर वैल्यू है 20 मीटर, टेप से वह रिपोर्ट कितना, 502 मीटर, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप। इसको भी हम निकाल सकते हैं। देखो ट्रू लेंथ भी कितना दिया है, ट्रू लेंथ भी दिया है 500 मीटर, तो ये 500 मीटर होगा। और यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल लेंथ डिवाइड बाय हम स्टैंडर्ड लेंथ लिखते हैं चेन का, और मेजर्ड वैल्यू कितने लिया है अभी इस बार जो है 502। तो यहाँ पर हमें लिख देगा एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप का। ठीक है, इसको भी आप वैसे कर सकते हो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है, वैसे कर सकते हो। क्योंकि 20 मीटर की चेन हमको, हम सपोज करेंगे इस बार x के बराबर है, इसका मतलब जो 1 मीटर स्टैंडर्ड होगा, 1 मीटर स्टैंडर्ड होगा, वो 1/20 मीटर होगा। अगर 1 मीटर, देखो 1 मीटर के बदले हमें स्टैंडर्ड अभी कितना है, ये वाज रिपोर्ट, वो कितने रिपोर्ट किया था, 500, टू लेंथ वाज 500। इसका मतलब जो यहाँ पर 502 मीटर जो एक्चुअल हमने किया था, वो किसके बराबर होगा, x/20 मल्टीप्लाई 502 वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आंसर आएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन आप कर लो, स्क्रीन शॉट उठा लेना या कर लेना खुद ही है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे करेक्शन फॉर स्लोप। ठीक है, करेक्शन फॉर स्लोप कैसे पढ़ेंगे, अब कैसे होगा, तो ये आप हम पहले सपोज करो ये ग्राउंड है कोई, ये उसमें स्लोप है कुछ। ठीक है, ऐसे ग्राउंड है जिसमें कुछ स्लोप
लो पुट लैंड। तो अगर हम चाइनीज यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ से ये वाले डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, ये वाले डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो सपोज कर ये डिस्टेंस हमने मेजर कर ली एल, लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस है हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी होती है, तो वो होगा ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो सपोज करो ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी। आपको पता है अगर ये एक ट्रायंगल जैसा बनेगा, फॉर एग्जाम्पल ये थीटा मान लूंगा मैं, ये एंगल थीटा होगा, ये कभी कभी गिवन होता है, कभी कभी ये एच गिवन होता है, ये हाइट कितनी है। तो सपोज करो मतलब कि ये थीटा है, और उसके बाद आपको पता है हाइपोटेन्यूज हमेशा ज्यादा होता है किससे, या परपेंडिकुलर से या बेस से। तो इसका मतलब ये जो ए सी होगा ये हमेशा ग्रेटर होगा किससे, ए सी ग्रेटर होगा ए बी से। इसका मतलब ये जो ये वाली जो लेंथ है ये ग्रेटर आएगी। इसका मतलब जो एरर है, जब हमारी जो लेंथ होती है जब वो ग्रेटर आती है किसी भी चीज, तब मानते हैं हम हमारे जो एरर है वो पॉजिटिव है। जब भी अगर मेजर डिस्टेंस हमने, अगर एक्चुअल डिस्टेंस होगी 20 मीटर लेकिन हमने मेजर कर दी 21 मीटर, इसका मतलब एरर होगा 1 मीटर का जो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अगर मैं ये वाले डिस्टेंस निकालूंगा अब ए बी से, यहाँ पर खाली ये एल डिस्टेंस हमने मेजर किए चेन से, अब ये अगर निकालना होगा हमें और ये थीटा पता होगा, तो मैं ये डिस्टेंस लिखूंगा एल कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर मुझे एरर निकालना होगा, एरर इज इक्वल, एरर है आपको पता है होता है हमेशा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यहाँ पर जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड कितना किया है एल हमने माइनस, और जो ट्रू वैल्यू है हमें वो एल कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्चुअल में कौन सी डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये ए बी डिस्टेंस जो है ये वाली ट्रू डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर अगर हम एल कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर आएगा 1 - cos थीटा। इसका मतलब ये हमें एरर आया। लेकिन अगर हम इसी करेक्शन निकालना होगा, करेक्शन होगा माइनस टाइम्स 1 - cos थीटा मल्टीप्लाई होगा एल यहाँ पर होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इन्होंने करेक्शन निकाला है। तो ये फार्मूला अब जनरल में याद रखना है, ये आगे भी काम आएगा। एक जगह हम एक एरर निकालेंगे मिस अलाइनमेंट की वजह से। तो मिस अलाइनमेंट जैसे हम चाइनीज मिस अलाइनमेंट हो गया, जो लास्ट टाइम हमने अभी बोला था कि ए और बी पे हमने एक पॉइंट ढूंढा था बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट, अगर वो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, वहां पर भी ये काम आएगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होती है। कौन सी वाली डिस्टेंस, जो हम हाइपोटेन्यूज वाली डिस्टेंस। तो वहां पर ये अलाइनमेंट का एरर जो आएगा, अलाइनमेंट से जो एरर आएगा वो हम वहां पर निकालेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था, हमें अभी जो निकाला था वो हमने निकाला था जब थीटा गिवन होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये थीटा गिवन नहीं होता, कभी कभी ये एच गिवन होता है कि एच हाइट, यानी कि अगर ये पॉइंट ए यहाँ पर, अगर ये पॉइंट बी यहाँ पर मेजर करना था ए टू बी, लेकिन हम कहाँ पर करते हैं सी पर। तो हमें देखना है कि ये बी से हम कितना डिवेट हुए हैं, कितना एच डिस्टेंस से ही ज्यादा हुआ है। तो तब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, तब हमें ये पता होता है ये एल एल होगा, तो ये वाली डिस्टेंस होगी पाइथागोरस लगाकर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। फिर से हम करेक्शन निकालेंगे, करेक्शन होगा ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, हमें जो होता है एरर के माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ट्रू वैल्यू यहाँ पर होगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस एल, जो ये फार्मूला। इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पर जो लास्ट में आएगा हमें ये वाला माइनस एच स्क्वायर बाई 2l माइनस एच क्यू एच रेस्ट पावर 4 माइनस एल क्यूब, ये जो ये वाली टर्म है एच रेस्ट पावर 4l क्यूब, ये वाले हम नेग्लेक्ट करते हैं हायर पावर, क्योंकि एच बहुत स्मॉल होगा। आप देखो कि ये कितना स्मॉल आएगा, फिर ये वैल्यू बहुत स्मॉल आएगा, इसलिए हम कंसिडर करते हैं डायरेक्टली माइनस एच स्क्वायर बाई 2l। ये करेक्शन ड्यू टू स्लोप, जब हम कोई भी डिस्टेंस ए बी अगर होगा, लेकिन अगर बी पॉइंट मेजर हम सी पॉइंट पे लेते हैं, तो वहां पर हम ये वाला करेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है नेगेटिव की है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस जो है हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस, ये हमेशा ज्यादा होगा, ये हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि हम यही मेजर करते हैं, ये हमेशा ज्यादा होगा। और जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो यहाँ पर कम है, तो इसलिए जो ये वाली जो हमने मेजर्ड की है, इसको हम नेगेटिव करेंगे कुछ, फिर ये हमें ओरिजिनल जो है ट्रू लेंथ आएगा, ठीक है। इसलिए ये करेक्शन आपको पता होगा, यह आपको मगअप नहीं करना है, बस समझना है क्यों है, क्यों कैसा है, नेगेटिव क्यों होगा हमेशा। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की यहाँ पर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस हमेशा हाइपोटेन्यूज ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, जो एक्चुअल लेंथ है वो यह होगा, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे तब ये डिस्टेंस आएगा, कुछ मार्जिन से माइनस करेंगे तभी ये डिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब और आगे बढ़ेंगे हम। देखो अभी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है डाउन हिल स्लोप है, स्लोप यानी कि एल यहाँ पर 20 मीटर दिया है, और हेल्ड बाय 80 सेंटीमीटर टू लो, देन डिटरमाइन द करेक्शन स्लोप, ठीक है।
a²/2l। अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो यूज करोगे तो यहाँ पर ये आएगा, देखो a²/2l। एल भी दिए हुए हैं, ये भी दिए हुए हैं। और स्लोप करेक्शन फॉर थीटा लेस देन इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड। जब भी मतलब स्लोप करेक्शन, देखो स्लोप करेक्शन अगर ऐसा इतना थोड़ा स्लोप, अगर थीटा ज्यादा होगा, अगर ये बहुत कम होगा, देखो थीटा इतना होगा इतना, तो यहाँ पर उतना ज्यादा एरर नहीं आएगा, यहाँ पर एरर नहीं, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। जब थीटा लेस देन 3 डिग्री तो वो दिखेगा ही नहीं, वहां पर एरर है। लेकिन अगर इतना बड़ा होगा, यहाँ पर ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए के वाले बी हमने मेजर किया, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी ज्यादा होगी, और थीटा यहाँ पर बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए ये वाला हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि एरर यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा। और ये याद रखना आप, ये थीटा लेस देन 3 डिग्री का जब हम लाते हैं तब हम स्लोप करेक्शन नहीं लगाते हैं, स्लोप करेक्शन नॉट अप्लाइड हियर, ठीक है। अब करेक्शन हम ड्यू टू पुल पढ़ेंगे, ड्यू टू पुल। देखो अगर हमारी चेन है, हमने बोला था अगर हमारी स्टैंडर्ड चेन 20 मीटर है, इसमें कुछ वो रिंग्स भी लगी रहती है, जो हमने ऑलरेडी चेन में पढ़ा है, ऐसे रिंग्स लगा के रखे होते हैं। इसमें हमने 8 न्यूटन का वो लोड लगाया था, याद है, स्टैंडर्ड लोड 8 न्यूटन का। अभी हम चार्ज, तो वहां पर हमने बोला था 20 मीटर चेन के लिए खाली, तो याद अगर होगा 2 mm, और 20 मीटर चेन अगर नॉर्मल चेन होगा 2 mm, या 20 मीटर चेन होगा तो उसके लिए 5 mm, 30 मीटर चेन के लिए ±8 mm। ये याद रखना, ये आता है हमेशा। लेकिन हमने वहां पर कितना लगाया था, 8 न्यूटन, वो स्टैंडर्ड था। लेकिन अगर हम ज्यादा पुल लगाएंगे, ज्यादा जो उसमें वो रिंग्स थी, ये रिंग्स ये ऐसी हो जाएगी, ये रिंग्स ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब जो पुल अगर हम ज्यादा लगाएंगे, ये जो चेन की लेंथ है ये इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये इंक्रीज हो जाएगी, हमें पता ही नहीं होगा ये इंक्रीज है। अगर हम डिस्टेंस कहीं पर मेजर करेंगे फुल चेन से, हम बोलेंगे यहाँ पर 20 मीटर, जो ऑलरेडी हम बोलते आ रहे हैं 20 मीटर है। लेकिन एक्चुअली ज्यादा पुल लगाने की वजह से उसका जो लेंथ है वो 20.1 मीटर हुआ होगा। इसका मतलब हमने जो डिस्टेंस मेजर की है वो 20, एक्चुअल में ट्रू वैल्यू जो होगा वो हमने 21.1 मीटर यूज मेजर किया है। लेकिन हम कितना लिख रहे हैं, रीडिंग वो कितना मेजर कर रहे हैं वैल्यू, हम बोल रहे हैं वो 20 मीटर है, क्योंकि हमें क्या पता है वो चेन 20 मीटर, लेकिन हमने ज्यादा पुल लगाया जिसकी वजह से उसकी इंक्रीज हो गई लेंथ। तो वो करेक्शन लगाने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, यहाँ पर सॉम में, मटेरियल में, कि वो इंक्रीज इन लेंथ कितना हो जाता है जब एक्सियल लोड लगाते हैं किसी भी मेंबर पर। जब एक्सियल लोड लगाते हैं जैसे पी, इसमें कितना डिफ्लेक्शन आता है, एक्सियल डिफ्लेक्शन, वो पी एल बाई ए। वही फार्मूला यूज किया है, वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया है। लेकिन यहाँ पर पी के बदले क्या लिखा है, यहाँ पर पी के बदले लिखा है कितना एक्स्ट्रा लोड, यानी कि पी माइनस पी नॉट, कितना एक्स्ट्रा लोड लगाया है। ये पी नॉट है स्टैंडर्ड लोड, कितना स्टैंडर्ड लोड होता है किसी भी चेन या टेप के लिए, तो ये पी होगा उस टाइम हमने कितना लगाया। अगर ये पुल हमने ज्यादा लगाया, देखो समझो इस बात को समझना, अगर ये पी हमने ग्रेटर लगाया होगा, पी नॉट जो स्टैंडर्ड था, हमारी चेन की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज हो जाएगी, 20 मीटर पहले ही थी, लेकिन हमने कितना, इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, अब एक्चुअल लेंथ जो यहाँ पर होगी चेन की, वो कितना होगी, 20.1 मीटर। इसका मतलब जो एरर अभी आया है, जो एरर अभी होगा, एरर वो नेगेटिव होगा। क्यों होगा क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि एक्चुअल जो लेंथ यहाँ पर होगी चेन की वो कितनी होगी, 20.1 मीटर। लेकिन हम कितना लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 20 मीटर। यहाँ पर अगर यहाँ हम वैसे लिखाएंगे मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, उससे भी निकाल सकते हैं। मेजर्ड वैल्यू कितना है, 20 मीटर, माइनस ट्रू वैल्यू कितना है, 20.1। इससे भी हम निकाल सकते हैं जो एरर आया है वो नेगेटिव आया है, क्योंकि जैसे ही हमने इस चेन को ज्यादा खींचा है इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है। लेकिन हमने जो एक्चुअल लेंथ लिखी है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जब चेन लगा हमने बोला है 20 मीटर है, लेकिन जो लेंथ हमने मेजर की थी वो 20.1 थी, क्योंकि चेन की लेंथ इंक्रीज हो गई ड्यू टू मोर पुल। ये कब होता है, जब ज्यादा पुल लगाएंगे। लेकिन अगर हमने ज्यादा पुल नहीं लगाया, अगर चेन ऐसी थी, हमने इसको थोड़ा ढीले छोड़ा, तो ये ऐसा आएगा यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक की। यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये 20 मीटर नहीं होगा, तब कितना होगा, हम समझेंगे तब 19 मीटर ही होगा, क्योंकि चेन की लेंथ इसमें तो थोड़ा जाएगी ना, सग में, सग वाली डिस्टेंस हमें ज्यादा होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस फिर हम जब मेजर करेंगे ये वाली डिस्टेंस ये कम होगी स्ट्रेट। लेकिन हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 20 मीटर, जो एक्चुअल में कितनी होगी, 19 मीटर। तो यहाँ पर जो करेक्शन लगाना होगा इसको, इस 20 मीटर को हम लिखेंगे इधर 20 मीटर, मगर एक्चुअल कितने होगी, 90 मीटर। इसका मतलब यहाँ पर जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा,
और करेक्शन क्या लगाएंगे हम, करेक्शन हम लगाएंगे नेगेटिव, क्योंकि ये जो डिस्टेंस ये एक्चुअल में कम है, इसलिए हम 20 मीटर लिखे थे, हमको उसको माइनस करना है, तभी हमें एक्चुअल या ट्रू लेंथ आएगी। ठीक है, होप आपको अभी तक ये समझ आया होगा। और वो करेक्शन कितना होगा, वो करेक्शन हम इससे निकालेंगे, इस फार्मूला से निकालेंगे वो करेक्शन। ठीक है, इस फार्मूला यहाँ से हम करेक्शन निकालेंगे, फिर देखेंगे माइनस होगा क्या पॉजिटिव होगा। अगर ये पी ज्यादा होगा, पी नॉट ज्यादा होगा, तो तब मैंने बोला था ये वाला लगेगा। अगर ये पी कम होगा, लेस देन पी नॉट, तो फिर नेगेटिव करेक्शन आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव करेक्शन आएगा। पी होता है स्टैंडर्ड पुल, यहाँ पर पुल अप्लाइड इन द फील्ड, जो फील्ड पर लगाते हैं। अगर पी ग्रेटर देन पी नॉट होगा, जो करेक्शन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, करेक्शन विल बी पॉजिटिव। मैंने समझाया क्यों पॉजिटिव होगा, यहाँ पर जो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आप एक बार फिर से रिवाइज करना, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से रिवाइज करना, आपको अच्छे से समझ आएगा, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। आपको कभी इसमें डाउट नहीं होगा नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। और ये याद रखना है, ऑलरेडी बोल रहा हूँ, एरर हमेशा माइनस टाइम्स करेक्शन होता है। अगर ज्यादा एरर आया, ज्यादा डिस्टेंस मेजर किया हमने, तो वहां पर उसको हम कम करने के लिए क्या लगाएंगे, माइनस करेंगे, फिर इसलिए माइनस करेक्शन। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, देखो 30 मीटर लॉन्ग चेन, 30 मीटर कितने मीटर डिस्टेंस, 30 मीटर लॉन्ग चेन, और पुल कितना अप्लाई किया है, पुल है 65 न्यूटन का। पुल एट द टाइम फील्ड में कितना किया है, यानी कि पी नॉट है, फील्ड में कितना किया है 80 न्यूटन। इसका मतलब लेंथ इंक्रीज हुई होगी, लेंथ इंक्रीज हुई होगी चेन की, वो 20.1 मीटर हुई होगी। ठीक है, सपोज कर 21, ये एरर जो है ना 20.1, ये कैसे निकालेंगे हम, ये कितना एरर आया है वो कैसे निकालेंगे, डेल निकालेंगे हम, कितना पुल लगाया है 80 माइनस 65 स्टैंडर्ड है, और फार्मूला हमें पता पी एल बाई एल कितना है 30 डिवाइड बाई ए, और ई गिवन है, लेकिन हमको निकालना है ए हमें पता है, और गामा यूनिट वेट दिया है, यूनिट वेट होता है बराबर, यूनिट वेट होता है वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम, यानी कि वेट होगा बराबर वॉल्यूम होगा बराबर डब्ल्यू बाई ई। तो यहाँ से आप ए का फार्मूला है, ए इज इक्वल टू ए एल डब्ल्यू बाई गामा। तो ये गामा भी दिया है, ये भी दिया है, एल भी दिया है, तो एरिया यहाँ से निकलेगा हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना। यहाँ पर देखो, यहाँ और करेक्शन अब नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो हमने मेजर किए हैं वो देखो 20 मीटर चेन थी, लेकिन पुल करने की वजह से वो कितनी बनी 20.1 मीटर। इसका मतलब जो चेन अब एक्चुअल में है वो 20.1 मीटर, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ग्राउंड में वो कितना होगा 20.1 मीटर। मगर हम कितना लिखेंगे बुक में, हम लिखेंगे बुक में तब मेजर वैल्यू हो 20 मीटर, क्योंकि हमें पता है चेन 20 मीटर। इसका मतलब हमको इंक्रीज करना है, यानी कि करेक्ट करने के लिए, करेक्ट रीडिंग लाने के लिए, यानी कि ये 0.1 मीटर लाना है, 0.1 मीटर, यानी कि करेक्शन के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब करेक्शन पॉजिटिव होगा, ये यहाँ पर सब करेक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ आया, करेक्शन क्यों पॉजिटिव होगा समझा। अब देखो करेक्ट लेंगे क्या होगा 30 प्लस 0.52, करेक्शन कहाँ से निकालेंगे, कितना करेक्शन आया होगा, ये 0.1 मीटर में जो लिख रहा हूँ ना, ये कैसे निकलता है, ये इस फार्मूला से निकलता है, कितना इंक्रीज हुआ होगा इसका लेंथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर की वजह से जो करेक्शन हो रहा है, ये भी सेम वैसे ही है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से समझ लेना, फिर से समझ लेना। देखो अगर ये चेन है, ठीक है चेन है, आपको पता है टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो हमारी चेन की जो एक्सपेंशन डेल पी, यानी कि लेंथ जो इंक्रीज होती है, वो भी टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन। तो यहाँ पर भी एक्सपेंशन हुआ होगा। तो एक्सपेंशन हमें पता है वो कैसे होता है, एक्सपेंशन टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से एक्सपेंशन होता है, यानी कि लेंथ में इंक्रीज होता है। वो कैसे निकालते हैं, अल्फा डेल टी इंटू एल, जो हम पढ़ते आ रहे हैं सर्वे में हमेशा, जो चेन यानी कि डेल डेल एल यानी चेंज लेंथ होगा, वो डेल टी अल्फा मल्टीप्लाई एल होता है। ठीक है, पढ़ा होगा ना इसे, एल अल्फा डेल टी, जो भी शो में फार्मूला पढ़ते हैं कि एक्सपेंशन कितना होता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी इस चेन का लेंथ जो अगर 20 मीटर होगी चेन, उसकी लेंथ इंक्रीज हुई होगी, वो शायद समझो 21 मीटर हुई होगी। ठीक है, 21 मीटर। लेकिन हम जब फील्ड में मेजर करेंगे इसे, चेन की लेंथ मगर एक्चुअल अभी कितनी है 21 मीटर। ठीक है, 21 मीटर, मगर हम कितना लिखेंगे, ये चेन हम जब ये चेन लाएंगे ग्राउंड मेजर करेंगे, तो वो वहां पर ये चेन की लेंथ इंक्रीज हुई है ड्यू टू एक्सपेंशन। एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू होगा वो 21 मीटर होगा ए टू बी पॉइंट, लेकिन हम कितना लिखेंगे, हम मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे 20 मीटर तक ऊपर, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा इसमें एक्सपेंशन हुआ है। हम बोले यहाँ ये स्टैंडर्ड चेन थी, इसकी लेंथ 20 मीटर, तब हमको पता है, लेकिन हम जब फील्ड वापस आते हैं या हम चेक करते हैं,
तो वहाँ पर 21 मीटर थी। इसका मतलब जो ये मेजर्ड वैल्यू है, इसमें हमको करेक्शन करने के लिए पॉजिटिव लगाना पड़ेगा कुछ, यानी कि सी पॉजिटिव होगा। जब टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो करेक्शन पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जब अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो क्या करेगी, चेन डिक्रीज, उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो उस टाइम जो करेक्शन होगा, उस टाइम जो करेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। समझ आई ये बात? ऐसे ही उसमें तब 21 मीटर नहीं, तब 19 मीटर होगी चेन। कितनी होगी? लेकिन हम कितना बुक में लिखेंगे, हम 20 मीटर लिखेंगे बुक में। इसका मतलब हमें ये करेक्ट रीडिंग लाने के लिए कितना, करेक्ट रीडिंग करने के लिए हमें -1 मीटर करना पड़ेगा तब, ठीक है, करेक्ट रीडिंग लेने के लिए। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर टी ज़्यादा होगा तो एरर विल बी पॉजिटिव, और अगर टी लेस देन टी नॉट होगा तो एरर विल बी नेगेटिव, जो यहाँ पर समझाया है आपको। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था इधर, ये कंप्लीट हो गया करेक्शन। और टी आप याद रखना, जो है टी इंक्रीज होगा करेक्शन पॉजिटिव होगा, टी डिक्रीज होगा यानी किससे डिक्रीज, यानी कि लेस, यानी कि टेम्परेचर से लेस अगर होगा तो सी नेगेटिव होगा। और ये क्यों है, ये आपको ऐसे मार्कअप नहीं करना, रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। देखो यहाँ पर आप दिया है टेम्परेचर लेंथ इतनी है और ये अल्फा इतना दिया है, तो पहले हम निकालेंगे कि करेक्शन, मतलब करेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि कितना इंक्रीज। देखो फील्ड टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर टी ग्रेटर देन है टी नॉट से, टी ग्रेटर देन, इसका मतलब जो चेन की लेंथ होगी वो 20 मीटर के बजाय 20.1 समझ लो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इंक्रीज होगा लगेगा, यहाँ पर जो करेक्शन लगेगा वो करेक्शन लगेगा पॉजिटिव, क्योंकि हम मेजर करेंगे पहले बुक में कितना 20 मीटर है, तब हमें पता होता है 20 मीटर, करेक्शन लगेगा पॉजिटिव। इसका मतलब सी पॉजिटिव होगा। कभी कभी यही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर फील्ड टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा तो करेक्शन क्या लगेगा, करेक्शन पॉजिटिव। अब ये निकालेंगे करेक्शन कितना होगा, करेक्शन हमें पता होता है डेल टी अल्फा मल्टीप्लाई एल, ठीक है। डेल टी कितना है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर माइनस, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई करोगे ये 1.1 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई ये 1000 लेंथ, तो यहाँ पर जो आएगा 0.55 मीटर। इसका मतलब इतनी लेंथ इंक्रीज हुई होगी टेप की, तो इतने इतने मार्जिन से हम इसको इंक्रीज करेंगे। और अगर एरर होगा, एरर क्या होता है, नेगेटिव, यानी करेक्शन का नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम करेक्शन ड्यू टू सग, पहले हमने देखा था स्लोप, अब देखेंगे करेक्शन ड्यू टू सग। अब देखो अगर हमारी ये ऐसे स्टैंडर्ड ये चेन है, लेकिन हमने क्या किया, इस चेन को थोड़ा सा ऐसे ढीला छोड़ा छोड़ा ना ढीला, तो ये देखो ये वाली जो लेंथ होगी ये कॉर्ड की ज्यादा होगी, ठीक है, कॉर्ड की। अगर ये वाली लेंथ हम मेजर करेंगे तो ये यहाँ तक की आएगी, ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, लेकिन अगर हम स्ट्रेट डिस्टेंस ये 20 मीटर होगा नहीं, क्योंकि हमने ये चेन को थोड़ा ढीला छोड़ा है, उसकी वजह से जो ये 20 मीटर की चेन है ये आप बराबर फिक्स इतना 20 मीटर स्ट्रेट मेजर नहीं करेगा, बल्कि उससे कम करेगा, ठीक है। यानी कि अगर सग होगा, जो डिस्टेंस हमने वहां पर मेजर वैल्यू हमने कितना लिखा होगा 20 मीटर, ये याद रखना। लेकिन अब हमने इसको सग थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया, ठीक है, तो अब वो जो ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू वो कम होगा 19 मीटर। इसका मतलब ट्रू वैल्यू 19 मीटर होगा, यानी कि उससे कम होगा। इसका मतलब जो अभी करेक्शन लगाएंगे हम, वो क्या माइनस लगाएंगे, इसको माइनस करेंगे तभी हमें ट्रू वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ पर जो करेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। देखो आप ये ऐसे ही देखते हैं, लेकिन ये क्या है, कैटेनरी, इसको इस शेप को, जो ये पैराबोलिक शेप जैसे होता है ना, इसको बोलते हैं कैटेनरी। क्या बोलते हैं, कैटेनरी। हम कभी कभी स्टैंडर्ड भी देखो, अगर हमने लेयर में इसको टेस्ट किया पहले इस चेन को, अब क्या है, इसके दो टाइप्स होते हैं। अगर हमने चेन को टेस्ट किया, क्या किया है टेस्ट, तो हमने वहां पर फ्लैट पर टेस्ट किया इसको, यानी कि फ्लैट टेस्ट किया, हमने बोला कि हाँ ये स्ट्रेट मान के चला, वहां पर ये चेन जो हमने वहां पर स्ट्रेट मान के चला, कितना चला स्ट्रेट मान के, हमने देखा ये 20 मीटर निकली। लेकिन अगर हमने फील्ड पर मेजर किया ऐसे कैटेनरी शेप में, मतलब थोड़ा ढीले छोड़ा, तो वहां पर जो करेक्शन आया वो ऑलरेडी यहाँ पर समझा, वो कितना आएगा, पॉजिटिव, करेक्शन पॉजिटिव। लेकिन अगर हमने यही कैटेनरी जो स्टैंडर्ड चेक किया था हमने, अब वो हमने किस पर किया था, वो कैटेनरी पर किया था, ऐसे मतलब कैटेनरी हमने थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो मानी थी ना, हमने मानी थी इतनी स्टैंडर्ड, इसको थोड़ा ढीला मान के भी माना था, मतलब स्टैंडर्ड जो चेक किया था वो कैटेनरी पर किया था। हमने बोला था अगर कुछ काम वाम हुआ होगा, लेकिन हमने तब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिंग डाले होंगे,
तो 20 मीटर करेक्ट किया होगा। लेकिन फिर यही चेन को हमने अगर स्टैंडर्डाइज्ड कैटेनरी पर किया, लेकिन फ्लैट में जब ये हमने यूज किया ग्राउंड पर, हमने वहाँ पर कौन सी डिस्टेंस मेजर की? फ्लैट डिस्टेंस, यानी कि वहाँ पर हमने फ्लैट दिया ये चेन को, तो वहाँ पर जो एरर होगा, जो वहाँ पर जो करेक्शन होगा वो आप पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो चेन है, अगर ये थोड़ा ढीला छोड़ा था, हमने थोड़ा ढीला छोड़ा, हमें यहाँ से यहाँ तक आया था 20 मीटर। लेकिन अगर हम फील्ड में इसको स्ट्रेट लेंगे, थोड़ा पुल ज़्यादा करेंगे, तो यहाँ पर स्ट्रेट बनेगा, तो इसकी जो लेंथ होगी वहाँ पर वो 20.2 यानी कि ज़्यादा होगी ना स्ट्रेट की ज़्यादा। तो इसका मतलब जो करेक्शन होगा इसका, जो हमने ऑलरेडी मेजर किया था उसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा है कि इसका जो फार्मूला है कैटेनरी निकालने के लिए वो है WL² मल्टीप्लाई L 24 मल्टीप्लाई, ये W जो है स्मॉल w, ये वो वेट होता है किलोमीटर पर मीटर, ठीक है। अगर टोटल वेट निकालना होगा इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम L से, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है -W² L/24 P², ठीक है। तो ये वाला करेक्शन अगर निकालना हो तो इससे करते हैं। देखो अगर हमने ये बेस, देखो यहाँ पर ऐसे ढीला छोड़ा तो यहाँ पर ये कॉर्ड की लेंथ ज्यादा होगी, ये पता है कंप्यूटर से ट्रेड। लेकिन अगर हमको ये रिड्यूस करना है, देखो ये रिड्यूस करना होगा, ये करेक्शन रिड्यूस करना होगा। हम क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ सपोर्ट इंक्रीज करते हैं। हमने ऐसे भी देखा कभी कभी रेसी ऐसा होता है, लेकिन अगर हम उसको रस्सी को खींचना चाहते हैं और यहाँ से लेंथ खींचना चाहते हैं, और तो हम इसको थोड़ा सपोर्ट देते हैं रस्सी को। तब अगर प्रैक्टिकली देखा होगा हम सपोर्ट देते हैं, ये रस्सी की लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज तब, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सपोर्ट देते हैं। इसीलिए ऐसे ही करेक्शन भी ऐसे ही डिक्रीज होगा अगर ये सपोर्ट हमें ज़्यादा लगा है, इनको बोलते हैं हम बेस। अगर ये कैसे है, ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ बेस। अगर कभी पूछा जाएगा तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इतना इतना करेक्शन में कम होगा m स्क्वायर टाइम, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड स्क्वायर टाइम, तो ये है नंबर ऑफ टाइम यानी कि बेस कितने हैं, ठीक है। ये जो टेप है स्टैंडर्डाइज एंड कैटेनरी यूज्ड ऑन अ फ्लैट ग्राउंड, देखो करेक्शन विल बी पॉजिटिव। देखो यहाँ पर करेक्शन पॉजिटिव होगा, मैंने यहाँ पर दिखाया था आप ऑलरेडी, ये देखो यहाँ पर करेक्शन पॉजिटिव। देखो टेप अगर हमने स्टैंडर्डाइज्ड किया था फ्लैट पर और यूज किया कहाँ पर, कैटेनरी में, तो वहाँ पर जो हम सग विल बी नेगेटिव, क्या होगा, सग विल बी नेगेटिव और इट विल बी ऑलवेज लेस देन द आर्क लेंथ, ठीक है। लेकिन अगर यही टेप को हमने स्टैंडर्डाइज्ड किया कहाँ पर, कैटेनरी पर, कहाँ पर किया, कैटेनरी का, और यूज किया कहाँ पर हमने, प्ले ग्राउंड पर, जो करेक्शन होगा वो ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ये ऑलवेज होगा पॉजिटिव। ये कैटेनरी वाला फिर से समझा दूं मैं, ये वाला अगर ये टेप स्टैंडर्डाइज्ड हमने किया कहाँ पर, कैटेनरी पर, मतलब कैटेनरी मतलब कि हमने जब ये लैब में इसको मतलब टेस्ट किया था, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, हमने थोड़ा ढीला मान के चला था वहां पर, कि वहां पर फील्ड में ढीला होगी, थोड़ा सा तक ही दिखाएगा कहाँ पर, फील्ड में। तो हमने इसको माना था 20 मीटर, जब हमने यहाँ से यहाँ तक मेजर किया था स्ट्रेट लाइन, ये 20 मीटर। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लेंथ, ये वाली लेंथ जो है, अगर हम इसको ऐसे फ्लैट रखेंगे तो ये 20 मीटर ही निकलेगा, नहीं ये 20 मीटर से ज्यादा निकलेगा, ये 20.1 मीटर निकलेगा। लेकिन हमने क्यों माना था ये 20 मीटर, क्योंकि हमने सोचा था कि कुछ सग आएगा कहाँ, फील्ड पर। लेकिन अगर यही कैटेनरी हमने स्टैंडर्डाइज्ड किया, अब हमने फील्ड पर आए, हमने मेजर किया इसको ऐसे स्ट्रेट, ये जो चेन है इसको स्ट्रेट किया, यानी कि एकदम फ्लैट किया, तो वहां पर हम जो मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे वहां पर हम लिखेंगे ये 20 मीटर। लेकिन ये जो ग्राउंड की डिस्टेंस ये 20 मीटर होगी, नहीं ये उससे ज्यादा होगी, ट्रू वैल्यू उसका ज्यादा होगा, क्योंकि हमने ये स्ट्रेट, ये कितना था स्टैंडर्डाइज्ड कहाँ पर किया था, 20 मीटर पर। लेकिन हमने क्या है, इस चेन को स्ट्रेट खींचा, तो ये 20 नहीं 20.2 मीटर। इसका मतलब अगर हमें ट्रू वैल्यू बनाना है, मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू निकालना है, हमें इस मेजर वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, +0.2 मीटर। इसका मतलब जो करेक्शन निकालना है हमें, वो कितना आया है, +2 मीटर, यानी कि इसका पॉजिटिव करेक्शन आया समझ क्यों आया, परिणाम बेस भी समझ आया आपको। देखो जो पुल की वजह से करेक्शन आता है और इसकी वजह से पुल की वजह से, जो थ्योरेटिकल पुल एट विद करेक्शन एंड पुल करेक्शन, ये मतलब के साथ एक दूसरे मतलब कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। अगर ये नॉर्मल चेंज, अगर हमने पुल ज्यादा लगाया तो इसके जो लेंथ हमने ऑलरेडी देखा वो नेगेटिव नेगेटिव था, पॉजिटिव था, यानी कि करेक्शन पॉजिटिव था, एरर नेगेटिव था, लेकिन इसमें क्या है, पॉजिटिव। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको अगर उस चीज को हम बोलते हैं नॉर्मल टेंशन, क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेंशन। अगर ये वर्ड आया कभी नॉर्मल टेंशन है, चेन में नॉर्मल टेंशन है, तब हम ये दो फार्मूला इक्वल कर सकते हैं।
नॉर्मल टेंशन में क्या होता है, जो पुल एट विच सग करेक्शन, जो पुल होता है जिसमें सग करेक्शन, ये पुल करेक्शन कैंसल ईच अदर, ठीक है। ये किसकी वजह से, पुल की वजह से। ये किसकी वजह से था, सग की वजह से। ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, किस पॉइंट पर, नॉर्मल टेंशन पर। तो इसलिए बराबर रखेंगे जब भी क्वेश्चन वर्ड में ये आएगा, ठीक है। अब इसी पर क्वेश्चन है कि सब करेक्शन फॉर 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर के लिए। और ये टेप अंडर विच द पुल, पुल कितना है, 80 न्यूटन का पुल है। 3 बेस है, यानी कि वो एन जो दिया है वो 3 बेस दिया है 10 मीटर ईच, यानी कि ऐसे ये बेस 3 बेस दिया है 10 मीटर, ये इनकी हर एक की लेंथ 10 मीटर है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए जो दिया है वो 8 mm स्क्वायर है। यूनिट ऑफ स्टील में भी टेकन है 77 यूनिट से क्या निकलेगा हमें, एरिया। इस यूनिट वेट ऑफ स्टील से क्या निकलेगा हमें, एरिया। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं करेक्शन के लिए, 24 डब्ल्यू स्क्वायर एल बाई 24 एम स्क्वायर पी। यहाँ पर ये पुल है, ये स्टैंडर्ड लेंगे था, यानी कि ये इसकी जो पुल है और स्टैंडर्ड लेंगे दिया नहीं, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डब्ल्यू कितना होगा, क्योंकि हमें पता है डब्ल्यू बाई वी होता है, वी भी हमें पता होता है, तो डब्ल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि वेट ऑफ चेन। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ से निकालोगे आप W, तो यहाँ पर फिर वहाँ पर यूज करोगे फार्मूला, यहाँ पर हमें निकलेगा, ठीक है, इनका आंसर। ऐसे ये भी करना, नॉर्मल टेंशन में क्या है, P माइनस पी नॉट बाई एल को हम लिखते हैं बराबर ए, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, तब डब्ल्यू स्क्वायर एल बाई 24 पी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये फार्मूला था, ठीक है, यही फार्मूला है। तो ये दोनों इक्वल करोगे, वहां से आपको निकलेगा जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया नहीं होगा। तो नॉर्मल टेंशन यहाँ पर नहीं दिया है, तो क्योंकि वर्ड क्या आया था, नॉर्मल टेंशन। देखो नॉर्मल टेंशन में जब भी आएगा तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हम करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल पढ़ेंगे। देखो मीन सी लेवल में करेक्शन कैसा होता है, एक्चुअली जब ये ऐसा सर्कुलर होता है, हम जो भी डिस्टेंस, अगर हमें कोई भी सर्वे करना होता है तो वो हम विद रेस्पेक्ट हम देखते हैं कि मीन सी लेवल पर कितना है, उसकी डिस्टेंस कितनी है मीन सी लेवल से, यानी कि हमको ये डिस्टेंस मेजर करनी है। हम देखते हैं एट द लेवल ऑफ मीन सी लेवल, हम उससे ऊपर वाले ये वाली यहाँ पर नहीं देखते, हाइट, ज्यादा हाइट पर नहीं देखते, हम देखते हैं मीन सी लेवल पर। लेकिन देखो अगर अगर ये फ्लैट ग्राउंड होता तो तब ये एरर नहीं आता, लेकिन हम ये क्यों आता है, हमें पता है कि अर्थ सर्कुलर है, ठीक है। अगर अर्थ सर्कुलर है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हमने ये आर है, हमने ये मेजर किया था, ये वाली डिस्टेंस एल। लेकिन अगर हम कुछ हाइट पर, ये जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये तब एक्यूरेट आर पर नहीं होगा, हम ये कुछ हाइट पर डिस्टेंस, यानी कि लेवल सरफेस से कुछ ऊपर होगा, ठीक है। जो हमारी जो डिस्टेंस आएगी वो लेवल सरफेस से कुछ ऊपर डिस्टेंस आएगी। क्या हमें जो एक्चुअल मेजर करना है इधर, ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी थी, लेकिन हम कौन से कर रहे हैं ये। और ये जो डिस्टेंस है हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि देखो हमें पता है अगर ये ऐसे ये होगा, ये यहाँ पर आर होगा, और हम कुछ इससे ज्यादा हाइट पर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, कुछ ज्यादा हाइट, ये मीन सी लेवल पर नहीं कर रहे, कुछ ज्यादा हाइट पर मेजर कर रहे, समझो वो एच है। और यहाँ पर अगर हम, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी, मैं मानूंगा वो मीन सी लेवल पर डिस्टेंस है, और यहाँ पर जो है वो एल है। हम कौन से पॉइंट पर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस ये हमेशा ग्रेटर होगा ना जो मीन सी लेवल पर करते हैं, इसलिए हमें करेक्शन लगाने की जरूरत है, मीन सी लेवल वाली करेक्शन, क्योंकि हमें पता है हम कुछ ज्यादा ही और डिस्टेंस पर नहीं, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ पर नहीं कर रहे, बल्कि उससे ज्यादा कुछ हाइट पर ये मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस अगर हम तब वहां पर मेजर करेंगे उस पॉइंट पर, तो ये जो एल है ये हमेशा ग्रेटर आएगा। तो ये करेक्शन, यानी कि हमें एक्चुअल में कौन सी चाहिए, ये मीन सी लेवल वाली करेक्शन, यानी कि हम मीन सी लेवल पर निकालना चाहते हैं। तो इस यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इसमें इस वाली लैंग्वेज में कुछ नेगेटिव करना पड़ेगा, और वही वो जो करेक्शन होगा वो नेगेटिव करेक्शन होगा, इसलिए हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर आपको याद है सर्कुलर का, हमें पता है जो ये जो डिस्टेंस है ये एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है हमेशा। और यहाँ पर अगर हम निकालेंगे मीन सी लेवल पर, यहाँ पर ये आर नहीं है बल्कि एच डिस्टेंस ज्यादा है, आर प्लस एच, सॉरी आर प्लस एच थीटा। और अगर मीन सी लेवल पर निकालेंगे, मीन सी लेवल पर, तो वहां पर होगा आर थीटा, थीटा और थीटा इक्वल होंगे, आप उसमें इन दोनों का जब निकालोगे तो यहाँ पर ये डिस्टेंस करेक्शन होगा। तो जनरल फार्मूला इसका ये है, एच एल डिवाइड बाई आर प्लस एच। और ये एच जो है, जो आर है, ये ग्रेटर 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 वेरी ग्रेटर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू दिस एच, ठीक है। इसलिए हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं और इसको लिखते हैं हम
ऐसे भी, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आया समझ यहाँ तक समझ आया होगा। आपको अगर नोट्स चाहिए, ये नोट्स अगर चाहिए आपको, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप, ठीक है, ये नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लें। ये वाला इस पर क्वेश्चन है, अभी हमने देखा ये एक फॉर्मूला था ये वाला, यहाँ पर ये यूज होगा HL/R, ये याद रख, या हम ऐसे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं R/L, H डिवाइड बाय करेक्शन निकालना है, तो एच पर कितना करेक्शन है वो ये लिख सकते हैं, इससे हमें एच मल्टीप्लाई ऑल पे यहाँ ऐसे याद रख सकते हैं। मीन्स लेवल करेक्शन ये हमेशा नेगेटिव होगा, ऐसे निकलेगा। उसके बाद मैंने फिर से बोला कि मिस अलाइनमेंट, जो ऑलरेडी मैंने थोड़ा डिस्कस किया था, अगर ए और बी हमको देखना है इस लाइन पर एक स्ट्रेट पॉइंट, यानी कि इंटरमीडिएट पॉइंट जो इसी लाइन पर होगा, सपोज ये सी, लेकिन हमने ये सी यहाँ पर नहीं है, हमें कुछ मिस अलाइनमेंट होगा, हमने ये मेजर किया यहाँ पर, तो अगर ये वाली डिस्टेंस ये ए सी डैश, देखो हमें कौन सी करनी थी मेजर, ए सी, एक्चुअल में डिस्टेंस जो थी ए सी, लेकिन हमने कौन सी मेजर कर दी, ये ए सी डैश या बी सी डैश, हमें बी सी करना, तो ए सी डैश हमेशा ज्यादा होगा किससे, ए सी से, और यहाँ पर बी सी डैश हमेशा ग्रेटर होगा बी सी से। इसका मतलब जो यहाँ पर हम डिस्टेंस कौन से कर रहे हैं मेजर, क्योंकि मिस अलाइनमेंट हुआ है, हमने पॉइंट सी लिया है कि हमने ये बोला यहाँ पर है, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पर नहीं है, ये कहाँ पर है, सी डैश पर। तो जो हम लेंथ मेजर करेंगे तब वो हम ग्रेटर करेंगे, क्या करेंगे, ज्यादा, एसी डे ज्यादा, और इसको अगर वापस लाना है एसी के लिए, हमें पता है ये वाली डिस्टेंस छोटी होगी क्योंकि हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो इसलिए इसको हम करेक्ट करने के लिए माइनस से, कुछ माइनस एरर से, यानी कि ये करेंगे, करेक्ट करेंगे, तो वो वाला हमें पता है ऑलरेडी, हमने ऐसे निकाला था, ठीक है, या तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस हमें पता है और ये एच पता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये L1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अगर ये L1 होगा तो अंडर रूट, तो यहाँ पर ये अगर L2 होगा L2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो यहाँ पर अगर करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस L1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस करेंगे L1 इतना माइनस L1 ऐसे ही प्लस H2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर माइनस L2, तो ये यहाँ पर टोटल करेक्शन आएगा। या अगर स्लोप दिया होगा, हमने ऑलरेडी देखा था वो स्लोप करेक्शन में, यानी कि स्लोप पे थीटा दिया होगा, फिर उन टर्म में यानी कि एल कॉस थीटा माइनस एल ऐसे निकलेगा, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी किया था वैसे। तो ऐसे हम मिस अलाइनमेंट का निकाल सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें है फील्ड वर्क इन चेन सर्वे। फील्ड वर्क इन चेन सर्वे हम कौन सा, इसमें क्वेश्चन हमेशा ऐसा बनता है कि पहला कौन सा सेटअप करते हैं, पहला हम रिकॉर्डेंस सर्वे करते हैं, उसके बाद देखो हम पहले चाइनीज नहीं करते, पहले सर्वे लाइन्स यानी नहीं जोड़ी, उसके बाद हम मार्किंग स्टेशंस करते हैं, उसके बाद हम रनिंग सर्वे लाइन्स करते हैं, ठीक है, ये सीक्वेंस में याद रखना, और उसके बाद हम टेकिंग ऑफसेट्स करते हैं, ठीक है। देखो पहले हम रिकॉर्डेंस ऐसे ऊपर ऊपर से देखते हैं, रिकॉर्डेंस सर्वे करते हैं, उसके बाद हम मेन जो स्टेशन हो गए ऐसे मेन स्टेशन इनको देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इन लाइन्स को मतलब मार्किंग इनको जोड़ते हैं, फिर अगर हमें इंटीरियर डिटेल्स निकालनी है फिर हम डालते हैं ऑफसेट्स, ठीक है। अब याद रखिएगा पहला, और रिकॉन्सिनेंस सर्वे, इट इज अ प्रिलिमिनरी सर्वे इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू बी सर्वे टू गेट सम आइडिया, इससे क्या हमें सम आइडिया, कहीं से भी वर्क पर हम जाते हैं हमें उस टेरेन का आइडिया मिल जाता है, हमें पता चलता है कौन सा प्रिंसिपल फीचर ऑफ एरिया, मतलब इसमें क्या कैसे एरिया सर्वे करना है, ठीक है, और वो पॉसिबल अरेंजमेंट हेल्प सर्वे टू डिसाइड अपॉन बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमारे लिए बेस्ट, देखो अगर ऐसा सर्वे होगा कोई, तो हम यहाँ पर ऐसे वाला ट्रायंगल हमें बेस्ट एरिया ट्रायंगल मिलेगा, अगर हम ऐसा बनेंगे ये सर्वे होगा, हम ऐसा वाला बेस्ट बनेगा, कभी नहीं है, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल अच्छा नहीं बनेगा, इसमें बेस्ट ट्रायंगल बना, तो यहाँ पर हमें यही आइडिया मिलता है कि कैसा ट्रायंगल हमें बनाना चाहिए, क्योंकि चेन सर्वे का जो मेन पर्पज होता है वो याद रखना, वो हमेशा बेसिक प्रिंसिपल ट्रायंगुलेशन पर बेस्ड होता है। उसके बाद हम मार्किंग स्टेशंस करते हैं, जब हमें पता चला कि बेस्ट कौन सा ट्रायंगल बनेगा तो वहां पर हम मार्किंग ऑफ स्टेशंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सर्वे लाइन से कनेक्ट करते हैं, सर्वे लाइन यानी कि आफ्टर कंप्लीशन द रिकॉर्डिंग फॉर बेस्ट सूटेबल पोजीशन मेन स्टेशन का बेस्ट सूटेबल पोजीशन देखते हैं ऑन द ग्राउंड साइड, इट कैन इजीली आइडेंटिफाइड, ये इजीली आइडेंटिफाई हो अगर कभी उसके बाद हमें देखना हो। उसके बाद हम सर्वे लाइन से रन करते हैं मेजर डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस, या ऑलरेडी हमने पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, और फिर उसके बाद अगर इंटीरियर डिटेल्स निकालने हो तो फिर हम ऑफसेट्स लेते हैं। ऑफसेट्स में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो स्केल ऑफ मेप पर डिपेंड होता है, कितना स्केल ऑफ मेप, मतलब 1:500 या 1:5000, ठीक है,
ये वाला के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए, बहुत टाइम चाहिए, इस वाले के लिए हम बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ये स्मॉल स्केल ऑलरेडी याद रखना, ऑलरेडी बोला था ये लार्ज स्केल है। हो सके देखो ये 5000 है, ये 500 है, लेकिन फिर भी ये स्टिल ये स्मॉल स्केल है क्योंकि 1 यूनिट वो 5000 के बराबर यूनिट के बराबर है। वो नेचर ऑफ ग्राउंड पर भी डिपेंड है, फ्लैट ग्राउंड है, हिली एरिया है, कौन सा है। और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द ऑफसेट ये किस पर डिपेंड होता है, लेंथ ऑफ ऑफसेट पे। अगर लेंथ ऑफ ऑफसेट ज्यादा होगा फिर एक्यूरेसी हमें ज्यादा नहीं मिलता। अगर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा ऑफसेट तो उसको बोलते हैं लॉन्ग ऑफसेट, ये भी याद रखना। और इसको बोलते हैं 15 सेंटीमीटर से शॉर्ट तो बोलते हैं शॉर्ट ऑफसेट। स्केल में इम्पोर्टेंस, अगर इम्पोर्टेंस ज्यादा है, उसकी एक्यूरेसी इम्पोर्टेंस ज्यादा है उस सर्वे की, तो फिर हम स्केल भी छोटा लेते हैं और लेंथ ऑफ ऑफसेट को भी उसी हिसाब से हम एक्यूरेट करते हैं कि लेस लेते हैं, और स्केल अपने भी उसी हिसाब से लेते हैं, कम कम। और ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग, देखो अगर हमें बीच में रिवर आ गया, हमें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका सर्वे करना था, तो यहाँ पर मैं चेन लेकर जा सकता हूँ इस रिवर के बीच में, नहीं जा सकता हूँ। तो ये ऑब्स्टेकल ड्यू टू चेनिंग, क्या मैं देख सकता हूँ इस पॉइंट को, हाँ ये इंटरविजिबल है, तो यहाँ पर देख सकता हूँ मैं ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बट नॉट टू रेंजिंग। रेंज में कर सकता हूँ, मतलब मैं देख सकता हूँ। यहाँ पर मैं चेनिंग ऑन द ग्राउंड ऑब्स्टेकल इज पॉसिबल इन लेक, ठीक है। चेनिंग ग्राउंड द ऑब्स्टेकल इज नॉट पॉसिबल इन रिवर, ठीक है। चेनिंग हम कर नहीं सकते अगर रिवर होगा यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ पर कोई चीज होगा, यहाँ पर कोई चीज होगा तो हम उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही देखो ये यहाँ पर सर्वेयर है, हम यहाँ पर सर्वे करते हैं, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, हम यहाँ पर चेन कर सकते हैं, चेनिंग नहीं, बिल्डिंग आ गई सामने। क्या यहाँ पर मैं ये पॉइंट देख सकता हूँ, ये पॉइंट देख भी नहीं सकता हूँ। इसको बोलते हैं हम चेनिंग। ये ऑब्स्टेकल चेनिंग, ये जो ऑब्स्टेकल है यानी कि रुकावट है किसके लिए भी, यहाँ पर जो बिल्डिंग है ऑब्स्टेकल है यानी कि रुकावट है चेनिंग के लिए भी और रेंजिंग के लिए भी, देखने के लिए भी, क्योंकि देखने भी नहीं सकते बिल्डिंग के पीछे क्या है, नहीं वहां से चेन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये खत्म हो गया चेन, इसके बाद हम नए चैप्टर पढ़ेंगे कंपास सर्वे। होप आपको ये समझ आया होगा ये लेक्चर अच्छे से। अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा, किसी भी चीज पर डाउट है, मैं आपके लिए फिर से डाउट जो है क्लियर करूंगा। और अगर आपको लग रहा है आप कमेंट में बता दीजिए यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर समझ नहीं आया, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा वहां पर। अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं आपको बिल्कुल उसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा, या क्वेश्चंस हम इसके बाद क्वेश्चन सीरीज करेंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा करेज मिले, मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना के लाऊं। थैंक यू।